हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दक्षिण भारत के इतिहास के संदर्भ में एक ऐसा टॉपिक जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे पहले हमने पल्लव साम्राज्य के बारे में पढ़ा था और उस पर आप लोगों का रिस्पॉन्स भी अच्छा रहा। उसके आगे बढ़ते हुए हम आज इस वीडियो में देखेंगे चोल साम्राज्य। तो आप सभी को पता है कि पल्लव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा चोल साम्राज्य, क्योंकि चोल साम्राज्य से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहिए और सभी जो भी इसमें बताए जाएंगे उनको आप अच्छे से समझिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं चोल साम्राज्य के या फिर चोल राजवंश के परिचय से। मध्यकालीन इतिहास पर प्रकाश अगर डाला जाए तो चोल साम्राज्य का पहला जिक्र 3वीं शताब्दी में सम्राट अशोक के पुरालेखों में मिलता है। उस समय के चोल राजवंश को प्रारंभिक चोल के नाम से जाना जाता था, प्रारंभिक चोल के रूप में जाना जाता था। हालांकि उस समय पल्लव और पांड्य राजाओं का शासन विस्तार पर था, वहीं प्रारंभिक चोल वंश का शासन काफ़ी छोटे स्तर पर था। यानी अगर हम बात करें कि स्टार्टिंग में अगर देखा जाए कि कहाँ पर देखने को मिलता है चोल साम्राज्य, तो इसका जिक्र हमें अशोक के पुरालेख में देखने को मिलता है। 3री शताब्दी के जो सम्राट अशोक थे, महान सम्राट अशोक, उनके शिलालेखों में देखने को मिलता है। लेकिन उस वक्त जो साम्राज्य था वो पांड्य और पल्लवों का साम्राज्य काफ़ी जो कि बड़े साम्राज्य पर था। उस वक्त चोल साम्राज्य सिर्फ एक छोटे और कह सकते हैं रूप में उभर रहा था। मध्यकाल में पल्लव और पांडव दोनों के बीच शक्ति का सत्ता के लिए भीषण संग्राम चला। इन दोनों के संघर्ष का फायदा उठा करके चोल साम्राज्य के संस्थापक विजयालय चोल ने कावेरी नदी के डेल्टा के पास तंजावुर में अपना कब्जा स्थापित करके चोल राजवंश की स्थापना की। विजयालय ने अपनी राजधानी के रूप में तंजावुर को चुना और यहीं से चोल राजवंश का अस्तित्व में आया। तो यहाँ से देखिए 2-3 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे कि चोल साम्राज्य के संस्थापक रूप में किससे जाना जाता है, चोल वंश की स्थापना किस नदी के डेल्टा के आसपास के क्षेत्र में हुई थी, कावेरी नदी याद रखना है, राजधानी क्या था, तो तंजावुर था। तो ये 2-3 प्रश्न यहाँ से देखने को मिलता है। ठीक है। चोलो यानी 8 से लेकर के 12वीं शताब्दी ईस्वी को भारत के दक्षिणी क्षेत्रों में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले राजवंशों में से एक के रूप में याद किया जाता है चोल साम्राज्य को। चोलों का शासन 9वीं शताब्दी में शुरू हुआ, जब उन्होंने सत्ता में आने के लिए पल्लवों को हराया। ठीक है। इनका शासन 13वीं शताब्दी तक 5 से अधिक शताब्दियों तक चलता रहा। मध्यकाल चोलों के लिए पूर्ण शक्ति और विकास का युग था। यह राजा आदित्य प्रथम और प्रांतक प्रथम जैसे राजाओं द्वारा संभव हुआ। यहाँ से राज चोल और राजेंद्र चोल ने तमिल क्षेत्र में राज्य का विस्तार किया। बाद में कुलोत्तुंग चोल ने मजबूत शासन स्थापित करने के लिए कलिंग पर अधिकार कर लिया। यह भव्यता 13वीं शताब्दी की शुरुआत में पांडवों के आगमन तक चली। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि प्रमुख जो सम्राट थे, जिसमें अलग अलग राजाओं के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले विजयालय के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है और स्टार्ट यहीं से होता है। विजयालय ने ही चोल साम्राज्य की स्थापना की। तो 9वीं शताब्दी में चोल वंश पल्लवों के ध्वंसावशेषों पर, यानी पल्लवों को खत्म करने, दमन करने के पश्चात उनके ध्वंसावशेषों पर स्थापित हुआ। इस वंश के संस्थापक विजयालय थे, जिसने राजधानी के रूप में तंजौर या फिर तंजावुर था। तंजावुर का वास्तुकार किसे जाना जाता है, तो कुंजर मलन राजराज पेरुथच्चन को माना जाता है। ये नाम याद रखेंगे। विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा गया। नरकेसरी की उपाधि किस चोल शासक ने धारण किया था, तो विजयालय ने। और निसमसूदनी देवी का मंदिर भी इन्होंने ही बनवाया था। निसमसूदनी देवी का मंदिर विजयालय ने बनवाया था। पल्लवों पर विजय पाने के उपरांत आदित्य प्रथम ने कोदंडराम की उपाधि धारण की। यानी पल्लवों पर जब आदित्य प्रथम ने विजय प्राप्त किया तो कोदंडराम की उपाधि धारण की। चोल वंश के प्रमुख राजा के रूप में प्रांतक प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र थे, और प्रांतक प्रथम, राजेंद्र द्वितीय और कुलोत्तुंग थे। तो ये सब राजा हैं जो कि काफ़ी फेमस रहे और इनके समय में चोल वंश का काफ़ी विस्तार हुआ, इस वजह से ये फेमस थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि तकोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण प्रथम ने परांतक प्रथम को पराजित किया। इस युद्ध में परांतक प्रथम का बड़ा लड़का राजदित्य मारा गया था। राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया और वहां के राजा महेंद्र पंचम को भागकर श्रीलंका के दक्षिण जिला रोहण में शरण लेनी पड़ी थी। नेक्स्ट स्लाइड देखिए क्या है।
नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं। राजराज प्रथम श्रीलंका के विजित प्रदेशों में चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत मुंडीचोल मंडलम बनाया और पुलनरुवा को इसकी राजधानी बनाया। राजराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी थे। इसने तंजौर में राजेश्वर का शिव मंदिर बनाया। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ। बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद, ध्यान दीजिएगा, महिपाल का संघर्ष किसके साथ हुआ था? तो राजेंद्र प्रथम के साथ। पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण की। ये प्रश्न भी पूछा गया कि किस चोल शासक ने गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण की थी? तो राजेंद्र प्रथम ने। ठीक है, किसे हराने के पश्चात? तो बंगाल के शासक महिपाल को हराने के पश्चात ये उपाधि धारण की थी। और एक नवीन राजधानी गंगईकोंड चोलपुरम के निकट चोल गंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण भी कराया इन्होंने। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो एक प्रश्न यहाँ से भी पूछा जाता है पेपर में, जैसे कि चोल काल की जो भूमि के प्रकार थे उसके बारे में। तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि वेलन वगाई जो होता है वो गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि को कहते थे वेलन वगाई। ब्रह्मदेव जो होता है वो ब्राह्मण को उपहार में दी गई भूमि को कहा जाता था। सालाभोग की बात करें तो किसी विद्यालय के रखरखाव की भूमि को कहते थे सालाभोग। देवदान किसे कहा जाता? मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि को देवदान कहते थे। और पली चंदनम जो था वो जैन संस्थानों को दी गई भूमि को कहा जाता था पली चंदनम, राइट। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा एक छोटा सा नोट है, ये ध्यान दीजिए कि गजनी का जो सुल्तान था महमूद गजनी, वो राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। राजेंद्र द्वितीय ने प्रकेसरी की उपाधि एवं वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि धारण की थी। तो राजकेसरी वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन राजेंद्र द्वितीय वाला याद रखना कि प्रकेसरी की उपाधि इन्होंने धारण किया था। चलिए, इसके बाद आता है कि चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? तो चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र तृतीय हुए थे। चोलों एवं पश्चिमी चालुक्यों के बीच शांति स्थापित करने में गोवा के कदम्ब शासक जयकेश प्रथम ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी। विक्रम चोल जो है वो अभाव एवं अकाल से ग्रस्त गरीब जनता से राजस्व वसूल कर चिदम्बरम मंदिर का विस्तार करवा रहा था। तो ये देखिए कितना जो कि गलत चीज़ था। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि कुलोत्तुंग प्रथम ने चिदम्बरम मंदिर में स्थापित गोविंदराज यानी विष्णु की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया। कालांतर में वैष्णव आचार्य रामानुचार्य ने उस मूर्ति का पुनर्द्वार किया और तिरुपति के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित इस मूर्ति को किया था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन जाता है, इनको याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है कि प्रशासन और शासन के संदर्भ में। तो चोल प्रशासन के में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को पेरुंदरम के नाम से जाना जाता था एवं निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को सेरुंदरम कहते थे। सेरुंदरम ये थोड़ा सा याद रखेंगे। उच्च अधिकारी को पेरुंदरम और निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को सेरुंदरम कहा जाता था। संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में विभक्त था। प्रांत को मंडलम कहा जाता था। मंडलम कोट्टम में, कोट्टम नाडु में एवं नाडु कई कुर्रम में विभक्त थे। नाडु की स्थानीय सभा को नाटुर एवं नगर की स्थानीय सभा को नगरतार कहा जाता था। वेल्लाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं के समान के रूप में, देखिए यहाँ पे एक वर्ड याद रखना आपको कि जो मुवेदलन आप वर्ड देख रहे हैं, मुवेदलन क्या है? तो 3 राजाओं की अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या फिर किसान को कहा जाता था। अरड़ियार जो होता था वो प्रधान को कहते थे। अरड़ियार प्रधान जैसी उपाधियाँ दी। उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे भी गए थे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि स्थानीय स्वशासन। चोल साम्राज्य का सबसे प्रमुख जो विशेषता है वो यही है, स्थानीय स्वशासन। प्रशासन की मुख्य विशेषता स्थानीय स्वशासन, और इसका उल्लेख उत्तर मेरूर शिलालेख में देखने को मिलता है। ठीक है, चोल साम्राज्य का उत्तर से मेरूर शिलालेख में इसके बारे में अच्छे से वर्णन किया गया है। उर जो है वो सर्वसाधारण लोगों की समिति थी, यानी चोल साम्राज्य में 2 प्रकार की समितियाँ होती थी, एक उर और एक सभा। तो उर जो होता था वो सर्वसाधारण लोगों की समिति थी, जिसका कार्य होता था सार्वजनिक कल्याण के लिए तालाबों और बगीचों के निर्माण हेतु गांव की भूमि का अधिग्रहण करना। जबकि सभा या फिर महासभा यह मूलतः अग्रहारों और ब्राह्मण बस्तियों की सभा थी, जिसके सदस्यों को
पेरुमकल कहा जाता था। यह सभा वरियम नाम के समितियों के द्वारा अपने कार्य संचालित करती थी। सभा की बैठक गांव में मंदिर के निकट वृक्ष के नीचे या फिर तालाब के किनारे होती थी। व्यापारियों की सभा को नगरम कहते थे। ये मैंने आपको एमसीक्यू जब कराया था तो उसमें भी कई सारे पॉइंट्स इसके अकॉर्डिंग कराए हैं कि व्यापारियों की सभा को नगरम कहा जाता था। चोल काल में भूमिकर जो था, चोल काल में भूमिकर वो उपज का 1/3 हुआ करता था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट्स हैं, इनको अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि यहीं से सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। अब आता है वास्तुकला। तो देखिए, चोल वास्तुकला मंदिर जो है वास्तुकला की द्रविड़ शैली का प्रतीक था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले भी कि जो द्रविड़ शैली है वो पल्लवों ने स्टार्ट किया था, पल्लवों के समय में स्टार्ट हुआ, लेकिन चोल के समय में ये काफ़ी जाके विकसित हुआ। ये जो शैली है वो काफ़ी विकसित हुई थी। उन्होंने मध्ययुगीन भारत के कुछ सबसे भव्य मंदिरों का निर्माण भी किया, जैसे बृहदेश्वर मंदिर, राजेश्वर मंदिर, गंगईकोट चोलपुरम मंदिर जैसे चोल मंदिरों ने द्रविड़ वास्तुकला को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि द्रविड़ शैली का विकास जो हुआ था वो इसी राजवंश के समय में हुआ। चोलों के बाद भी मंदिर वास्तुकला का विकास जारी रहा। उसके बाद आता है चोल मूर्तिकला। तो चोल मूर्तिकला का एक महत्वपूर्ण प्रदर्शन तांडव नृत्य मुद्रा में नटराज की मूर्ति है। हालांकि सबसे पहले ज्ञात नटराज की मूर्ति जिसे ऐहोल के रावण फड़ी गुफा में खोदा गया था, प्रारंभिक चालुक्य शासक के दौरान बनाई गई थी। चोलों के शासन के दौरान मूर्तिकला अपनी चरम सीमा पर पहुंचे थे। तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे दोस्तों कि चोलों के शासनकाल में जो अपनी मूर्तिकला थी वो अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये आता है कि 13वीं शताब्दी में चोल कला के बाद के चरण का चित्रण भूदेवी या फिर पृथ्वी की देवी को विष्णु की छोटी पत्नी के रूप में दर्शाने वाली मूर्ति द्वारा किया गया है। वह अपने दाहिने हाथ में एक लिली पकड़े हुए आधार पर एक सुंदर ढंग से मुड़ी हुई मुद्रा में खड़ी है, जबकि बायां हाथ भी उसी तरफ लटका हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि चोलकालीन नटराज प्रतिमा को चोल कला का सांस्कृतिक सार या फिर निचोड़ के नाम से जाना जाता है, निचोड़ कहा जाता है। ठीक है, तो नटराज प्रतिमा काफ़ी फेमस था चोल साम्राज्य के अंतर्गत। शैव संत याद रखेगा ईशान शिव पंडित। ईशान शिव पंडित जो थे वो राजेंद्र प्रथम के गुरु थे। राजेंद्र प्रथम के गुरु माने जाते थे ईशान शिव पंडित। चोल कांस्य जो प्रतिमाओं को विश्व की सर्वश्रेष्ठ प्रतिमाओं में से एक माना जाता है। चोल जो कांस्य प्रतिमाएं थी चोल काल की, उनको विश्व की सर्वश्रेष्ठ प्रतिमाओं में गिना जाता था। मतलब काफ़ी फेमस था चोल साम्राज्य के अंतर्गत बनाई जाने वाली मूर्तियाँ। अब यहाँ पे हम बात करते हैं चोल साम्राज्य से जुड़े हुए अन्य कुछ पॉइंट्स। जैसे चोल काल में कलजू जो था वो क्या था, तो कलजू सोने के सिक्के को कहते थे कलंजू। तमिल का कवियों के प्रसिद्ध कवि जिनका नाम था जैन गोदर। ठीक है, जैन गोदर प्रसिद्ध कवि थे जो कि कुलोत्तुंग प्रथम का राज्य कवि थे। उनकी रचना का अगर बात करें तो कलिंग तुपड़ी ये है, आपको याद रखना है, कलिंग तुपर्णी, कंबन या फिर औटकुटुन और पुंगलेंदी जो है वो तमिल साहित्य का त्रिरत्न माने जाते हैं। पंप, पोन और जो रन है ये कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न माने जाते हैं। पर्सी ब्राउन ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निष्कर्ष माना है। ध्यान रखिएगा, पर्सी ब्राउन ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निष्कर्ष माना है। चोल काल यानी 10वीं शताब्दी का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कावेरीपट्टनम हुआ करता था। तो कावेरीपट्टनम किसका प्रमुख बंदरगाह था? चोलों का प्रमुख बंदरगाह था। चोलों की राजधानी का कालक्रम के अनुसार बात करें तो सबसे पहले चोल का जो राजधानी थी उरायूर थी, इसके बाद तंजौर बना यानी तंजावुर, फिर गंगईकोट चोलपुरम और उसके बाद कांची बना। तो ये चारों आपको याद रखना है कि क्या इसकी राजधानी का क्रम रहा। चोल काल में सड़कों की देखभाल के लिए बागान समिति करती थी काम। ठीक है, चोल काल में आम वस्तुओं का आदान प्रदान का जो आधार था वो धान था। ठीक है, धान था। नेक्स्ट धान मतलब यहाँ पे धन, सॉरी मिस्टेक है, यहाँ पे धन है। धन के द्वारा मतलब क्रय विक्रय हुआ करता था। विनय प्रणाली जो थी, विनिमय प्रणाली, वो धन के द्वारा होता था। देखिए इसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट है जो कि थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। जैसे कि चोल काल में विशाल व्यापारी जो समूह हुआ करते, व्यापारी समूह निम्न थे: नानादेशी, मणिग्रामम और वलियंजार जो थे, ये सभी के सभी समूह थे। ठीक है, नानादेशी, मणिग्रामम और वलियंजार तो व्यापारिक समूह थे। विष्णु के उपासक अलवार
कहलाते थे, जबकि शिव के उपासक नैनार संत कहलाते थे। ठीक है, विष्णु के उपासक अलवार संत और शिव के उपासक नैनार संत कहलाते थे। तो देखिए फ्रेंड्स, कुल मिलाकर बात करें तो चोल साम्राज्य से जुड़े हुए जो भी पॉइंट्स आपको जानने चाहिए एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम सब कुछ इसमें कवर कर चुके हैं। और कुछ अगर बचता भी है तो वो हम एमसीक्यू जब आपको कराएंगे तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आपको जानने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर इसी तरह की रोज़ाना न्यू वीडियोज़ मिलती रहती है। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।